हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो आज का जो प्रश्न पत्र है वह 2021 में आयोजित हुए पेट परीक्षा का है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इल्तुतमिश जो रहता है यह गुलाम वंश का रहता है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का है। अकबर मुग़ल पीरियड का है। और शेरशाह सूरी सूर वंश का है। सूर वंश का रहता है। तो इन सब में सबसे पहले गुलाम वंश रहता है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद सूर वंश, उसके बाद मुग़ल वंश। तो सबसे पहले हो जाएगा चौथा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद पहला नंबर, उसके बाद दूसरा। तो देखते हैं कौन से विकल्प में है यह। तो विकल्प नंबर बी है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है नामदेव, चौथा है शंकराचार्य। तो जो तुकाराम रहते हैं यह शिवाजी के समकालीन रहते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी गणित। तो जो चरक संहिता है इसको चरक लिखे रहते हैं, इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया रहता है इन्होंने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें ऑप्शन डी सही मिलान नहीं है इसका, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई रहती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना किए रहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहते हैं राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले। तो ए का मिलान 3 से, बी का 1 से, सी का 2 से और डी का 5 से। तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर है ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। तो ऑप्शन नंबर सी
सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे तो उस समय गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं, जिसमें वो हार जाते हैं और अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र बोस को मिलता है। लेकिन इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी ब्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चिनाब नदी। सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है 12वां, वसंत विषु होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 18 जून को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 मार्च को। वसंत विषु 21 मार्च को होता है। अब प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम में। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें से हिमालय से निकलने वाली दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नगद कोष अनुपात, जिसे सीआरआर भी कहते हैं, यह आरबीआई बैंकों से लेकर अपने पास रखता है नगद रूप में। अगर इसके कोष को अगर आरबीआई बढ़ा दे तो बैंकों से नगद आरबीआई में चला जाएगा, जिसके कारण बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। तो अतः आरबीआई अगर सीआरआर के को घटा दे तो बैंकों के पास कैश की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी वैश्विक।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। अगला सवाल है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई गवर्नर। 100 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है ए नहीं, इसका सही उत्तर है बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है भारत के पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और यह आर्टिकल 40 में है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 एवं 30 से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालक में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापक की इकाई है? ऑप्शन ए एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, ऑप्शन बी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन डी हवाई जहाज की गति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो चूँकि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है तो इसमें 18 कैरेट में 18 कैरेट सोना है, बाकी की अशुद्धियाँ हैं। तो इसके लिए 18/24 × 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आएगा 75%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 75%।
अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगला सवाल है 31 नंबर, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 इज इक्वल टू 72 अपान 56। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले 196 का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 14 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 और इसी तरह ऊपर है 72। तो 72 में सबसे पहले 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 18 और अब 18 के स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 324। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी में 324 दिया हुआ है तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 पूरे का बटा 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो हम लोग 885 को अगर ए मान लें तो ये ए और 115 को बी मान लें तो ये बी, ये बी, ये बी, ये ए बी बी, ये ए बी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूरे का बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अब एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और पूरे का बटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी और ए है 885 और बी है 115। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1000। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है 1000। अगला प्रश्न है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 पूरे का बटा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे इस तरह। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये बटा हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 15 पूरे का बटा ये हो जाएगा 5 माइनस 3। इसको करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा माइनस 2 रूट 15 बटा 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब 2 से इसको सबको काट देंगे तो बच जाएगा 2 4 माइनस अंडर रूट 15। तो हमारा आंसर होगा 4 माइनस अंडर रूट 15। इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दुकानदार को पहले दुकानदार 10 टीवी बेच रहा था और प्रत्येक 10 रुपये में बेच रहा था, एक टीवी का 10 रुपये में, तो टोटल हो जा रहा था उसकी कमाई पहले 100 रुपये। अब बोल रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटा दे रहे हैं। तो टीवी सेट का मूल्य 10 रुपये घटा देंगे तो 10 का 30% निकालेंगे तो 3 आएगा। तो अब टीवी का मूल्य हो जाएगा 7 रुपये। 7 रुपये अब टीवी का मूल्य हो गया और बोल रहा है कि उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो पहले 10 टीवी बेच रहा था
अब उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो 10 का 20% होता है 2, अर्थात अब वह 12 टीवी बेच रहा है। तो अब टीवी बेच रहा है 12, तो 12 टीवी का 7 रुपये के हिसाब से टोटल दाम हो जाएगा 84 रुपये। तो अब 84 रुपये में अब टोटल पूरा बेच रहा है, लेकिन पहले 100 रुपये में बेचता था, अब 84 रुपये में बेच रहा है, तो उसका जो आय है 16 रुपये घट गई। चूँकि यह 100 रुपये पे है तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे 16/100 × 100 बराबर 16%। तो 16% क्या हो गई है, घट गई है, 84 हो गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16% घट गई। अगला प्रश्न है 35 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर 35 नंबर क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दिया है 18.5, तो टोटल उम्र क्या हो जाएगी? टोटल उम्र हो जाएगी 18.5 × 4 बराबर 74 वर्ष। अब कह रहा है कि कोच की उम्र इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो 18.5 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 3.7। तो अब जाके औसत उम्र कोच को शामिल करने के बाद जो औसत उम्र होगी 18.5 + 3.7 ये बराबर हो जाएगा 22.2 के। तो अब कोच सहित सभी खिलाड़ियों की उम्र निकालेंगे तो हो जाएगा 22.5 औसत उम्र है, टोटल 5 लोग हो गए, तो ये बराबर हो जाएगा 111 वर्ष। तो सभी की उम्र 111 वर्ष है। अगर कोच सहित सभी खिलाड़ियों को शामिल कर दिया गया और खिलाड़ियों की उम्र 74 वर्ष, तो कोच की उम्र निकालना है तो 111 में से 74 घटा देंगे तो जो आ जाएगा 37 वर्ष। तो कोच की उम्र आ गई 37 वर्ष, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए बहुल, बी है पर्याप्त, ऑप्शन सी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है अकेला। तो एकल का विलोम शब्द पूछ रहा है तो इसका विलोम शब्द होगा बहुल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37 है, दर्प का पर्यायवाची कौन है? तो ऑप्शन ए है तिरस्कार, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है व्यथा, ऑप्शन डी है स्वाभिमान। तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38 है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है मर्मांतक, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है मदमस्त, ऑप्शन डी है मदमयी। तो वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है मन को हरने वाले के लिए, तो यह होता है मनोहर, अर्थात मन को हरने वाला। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 39 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ऑप्शन ए है दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी है थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन सी है बहुत बोलना, ऑप्शन डी है कम बोलना। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी है महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी है महत्वाकांक्षा, ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षा। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा। अब आगे है एक इंग्लिश पैसेज दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़कर आने वाले 41 से 43 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे। क्या है? नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही enjoyed रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही enjoyed फाइटिंग political and social evils are resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man
As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope for mankind. तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 41 है, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब कि जो जिसकी पर्सनालिटी कई अलग अलग होती है, अलग अलग रूपों में देखता है, जो हर साइड को देखता है किसी भी पॉइंट के, उसको बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, ऑप्शन बी है ए सेक्रेटिव पर्सनालिटी, ऑप्शन सी है ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है ए कैपेबल पर्सन। तो ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अलग अलग विचार रखता है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, पीटी नेहरू इंजॉयड, ऑप्शन ए रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन बी फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, ऑप्शन सी है रेजिस्टिंग टायरेनी, ऑप्शन डी डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। तो इसको हल करने के लिए हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कहाँ पे है ये क्वेश्चन पैराग्राफ में हमारे। तो उसमें लिखा है, पैराग्राफ में यहाँ पढ़ रहेंगे, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, यह भी है, ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, यह भी है, और रेजिस्टिंग टायरेनी, यह भी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा डूइंग ऑल दिस एज मच एंड मच मोर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पीटी नेहरू इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स भी सही है, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स भी सही है, रेजिस्टिंग टायरेनी भी सही है। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए है ह्यूमैनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइंस, ऑप्शन बी है साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमैनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, ऑप्शन सी है साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन डी है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिज्म। इसको हल करने के लिए पुनः हम लोग एक बार देखेंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमैनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब कि वह साइंस और ह्यूमैनिस्ट में बैलेंस बनाकर चलते थे, विज्ञान और मानववाद में। तो इसका सही उत्तर होगा साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों बैलेंस बनाकर चलते थे, तो उनके लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो वर्ड है फेमस, फेमस का पूछ रहा है, सिनोनिम्स क्या है। ऑप्शन ए है अवफुल, ऑप्शन बी है पुअर, ऑप्शन सी है पॉपुलर, ऑप्शन डी है एसटीडी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉपुलर। फेमस का सिनोनिम्स पॉपुलर होता है। प्रश्न नंबर 45 है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो ये है ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑब्वियस, ऑप्शन बी है लिम्पिड, ऑप्शन सी है ओपेक, ऑप्शन डी है क्लियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपेक। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम ओपेक होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी संबंधित है पक्षी से, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव। नृविज्ञानी मानव का अध्ययन करते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 47। प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी पनीर। तो ऑप्शन ए जो है दही, यह दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है। तो इन सब में तेल जो है दूध से नहीं बनता है, तो इसलिए यह
बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तेल। अब अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को क्यू, क्यू पी सी, वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है, इसी कूट में ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको हल करने के लिए हम लोग पहले इसमें चेक करेंगे कि प्रोडक्शन और इसमें दोनों वर्ड में कैसे क्या समानता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पी के बाद क्यू आ रहा है और आर के एक पहले वाला क्यू आ रहा है, फिर ओ के बाद पी आ रहा है, फिर डी के पहले सी आ रहा है, फिर यू के बाद वी आ रहा है, सी के पहले ई बाद ई आ रहा है। यहाँ पे सी वाला जो है सी के बाद दो आगे कर दे रहा है, सी डी ई जो बीच वाला लेटर है, तो यहाँ पे दो ऐड कर दिया है। उसके बाद बाकी में सब सेम वही है, टी के बाद यू, एच के बाद आई के पहले एच, ओ के बाद पी, एन के पहले एम, एस के बाद टी। तो इसी तरह ओरिएंटेशन से हम लोग मैच करेंगे, ओ के बाद पी, आर के पहले क्यू, आई के पहले जे, ई के पहले डी, एन के बाद ओ, टी के बाद ये बीच वाला वर्ड है तो इसमें दो ऐड हो जाएगा, टी यू वी, और फिर ए के बाद बी, टी के पहले एस, आई के बाद जे, ओ के पहले एन के बाद ओ, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी और सब मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 49 नंबर, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए बुआ, ऑप्शन बी भतीजी, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी चचेरी बहन। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, रीता की ओर इशारा कर रहा है, निखिल ने कहा मैं उनकी माँ का, तो रीता की माँ का, यहाँ पे उनकी माँ मान लीजिए है, के पुत्र का, इनके पुत्र का कोई होगा, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो इनका पुत्र मैं हूँ। तो ये इसके पिताजी हुए, तो ये लोग भाई बहन हुए, तो ये निखिल हुआ। तो अब ये अब पिता की बहन हो जाती हैं बुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए बुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है? तो हमें 25 अगस्त को गुरुवार बता रहा है और सोमवार की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे सोमवार कब आ रहा है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार आएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जब सोमवार आएगा तो इसके पहले एक सोमवार आएगा 7 दिन पहले 22 अगस्त, फिर आएगा 15 अगस्त, फिर आएगा 8 अगस्त, फिर आएगा 1 अगस्त। तो इस तरह से सोमवार की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो सोमवार की संख्या कितनी होगी इस महीने में? 5। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51। ये सब करंट अफेयर्स के विषय हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पटना। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी भारती एयरटेल, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी वोडाफोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिलायंस जियो, विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। फिर प्रश्न नंबर 53 है, बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी सूडान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घाना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए शिरीषा बांदला, ऑप्शन बी श्रेया बादला, ऑप्शन सी रितु कारिधाल, ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुमित मलिक, ऑप्शन सी रविंदर सिंह, ऑप्शन डी पवन कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित मलिक। प्रश्न नंबर 57 है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 58 है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी ईशांत शर्मा, ऑप्शन डी शिखर धवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 61। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं उसमें पहला है उत्तराखंड, फिर हो जाएगा यूपी, उसके बाद बिहार, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए सही उत्तर है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी सान जोस, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सान जोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी ग्रेट अंडमानी, ऑप्शन डी सिंगला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलयालम। प्रश्न नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 552। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर 14, ऑप्शन बी अक्टूबर 1, ऑप्शन सी नवंबर 2, ऑप्शन डी अक्टूबर 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के सदस्यों में आ जाते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर आ जाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर आ जाएगा श्रीलंका। तो इसमें नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सार्क में म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न नंबर 68। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है?
ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का वो ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। यह गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान से। तो है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए, ऑप्शन बी उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन सी व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, ऑप्शन डी कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है तो ए हिंसा और भय, बी अहिंसा और प्रेम, सी आत्मीयता और समीपता, ऑप्शन डी परिश्रम और ज्ञान। अगर हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि इसका ऑप्शन बी सही है। अहिंसा और प्रेम के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित होगी। अगला प्रश्न है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्य पालन द्वारा, ऑप्शन बी मौन पालन द्वारा, ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा, ऑप्शन डी भय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए धन और वैभव, ऑप्शन बी धन और सम्मान, ऑप्शन सी अध्यात्म और उपासना, ऑप्शन डी शांति सुख और रचनात्मक कार्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शांति सुख और रचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 75 है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो ऑप्शन है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिल्कुल। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय इसमें बिल्कुल है इस गद्यांश के अनुसार। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न भी गद्यांश पर ही आधारित है। तो गद्यांश दिया हुआ है विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, कृषक, पूंजीपति, श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते हैं, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह रीतियों के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की भी ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसके
सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों, रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो अब आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर हम लोग देंगे। तो अगला प्रश्न है 76। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन ए, प्रकृति बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है। ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन सी, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ऑप्शन डी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन ए, संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। प्रश्न नंबर 78 है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन बी, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ। ऑप्शन सी, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता। ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। प्रश्न 79 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए, अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य। ऑप्शन बी, पास में रखे आंवले की तरह। ऑप्शन सी, हाथी के लिए आंवले की तरह। ऑप्शन डी, अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। प्रश्न नंबर 80 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन ए, परंपरागत चिंतन। ऑप्शन बी, भावात्मक चिंतन। ऑप्शन सी, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। अब अगला प्रश्न है निर्देश 81 से 85। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ये ग्राफ है, इसमें इधर अनुपात है, इधर छात्र हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 81 है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो प्रश्न है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा, और इस ग्राफ में दिया हुआ है इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, मतलब कि इतिहास बटा भूगोल। और प्रश्न पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इतिहास में कितने छात्रों ने अंक ज़्यादा अर्जित किए हैं। इतिहास में अगर अंक ज़्यादा होगा तो भूगोल में अंक कम होगा, जिसके कारण जब इतिहास के अंक में भूगोल के अंक से भाग देंगे तो वह 1 से अधिक आएगा। तो ग्राफ में जिसका भी अनुपात 1 से अधिक रहेगा वह इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए छात्र होंगे। तो देखते हैं कितने छात्रों ने पाया 1 से अधिक। तो ये एक छात्र है 1.25 पाया है, एक 1.4 है, एक 1.55 है। तो टोटल 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है। तो हम ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 3 छात्रों ने इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है। अब अगला प्रश्न है
निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? फिर वही बात है कि इतिहास बटा भूगोल है, तो अगर इतिहास में कम अंक मिलेगा तो भूगोल में अधिक, तो तब इसमें भाग देंगे जब इतिहास के प्राप्तांक में भूगोल के प्राप्तांक से, तो हमेशा 1 से कम आएगा, अर्थात 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो देखेंगे कि कौन कौन से छात्रों का 0 पॉइंट में आया है अनुपात। तो यहाँ पे 12 है, इसमें छात्र 1 है उसका है 0.65, छात्र 2 है उसका है 0.85, छात्र 3 है 0.35 और छात्र 6 का है 0.95। तो छात्र 1, 2, 3 और 6 का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो ऑप्शन इसमें है, देखेंगे कि कौन कौन से 1, 2, 3, 6 किस ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। तो चूंकि प्रश्न में हमें कहीं भी किसी भी छात्र का अंक दिया नहीं है कि इतिहास में कितना अंक है, भूगोल में कितना अंक है, तो अंक का प्रतिशत हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता, और इसका ऑप्शन डी इसलिए सही होगा जिसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसमें सबसे पहले एक सबसे जो बड़ा अंक होगा उसको देखेंगे। अनुपात का अंतर पूछ रहा है तो ये अनुपात दिया ही है पूरा सबका। जब अनुपात दिया हुआ है तो सबसे अधिकतम अनुपात देखेंगे इसमें कौन सा है, तो सबसे अधिकतम अनुपात है 1.55, और सबसे न्यूनतम अनुपात अब देखेंगे कौन सा है, इसमें सबसे न्यूनतम अनुपात है 0.35। तो 1.55 में से 0.355 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.20। तो 1.20 देखेंगे किस विकल्प में है, तो विकल्प है यहाँ पे, विकल्प ए है 0.45, विकल्प बी है 0.50, विकल्प सी है 0.90, विकल्प डी है 1.20। इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा 1.20। अगला प्रश्न है 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिलें, उसके इतिहास में अंक हैं। तो हमें इस दिया हुआ है इतिहास बट्टा भूगोल का अनुपात दिया हुआ है, तो इतिहास बट्टा भूगोल का अनुपात दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है छात्र 4 का। तो छात्र 4 का ये हो रहा, छात्र 4 का अनुपात दिया हुआ है 1.25। तो इतिहास बट्टा भूगोल का अनुपात है 1.25 छात्र 4 का। तो और दिया है कि भूगोल में 60 अंक मिले, तो इतिहास में कितने अंक होंगे, तो इतिहास का अंक हमें ज्ञात करना है, भूगोल का अंक हमें पता है 60, और ये है 1.25। अब इस इतिहास का अंक निकालने के लिए इतिहास बराबर 1.25 इंटू 60 कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो आएगा ये हो जाएगा 7, और तो हमारा आंसर आ गया 75। तो देखेंगे कौन से विकल्प में 75 दिया हुआ है, तो विकल्प सी में 75 दिया हुआ है, तो इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है 80 से 90 तक के क्वेश्चन के लिए ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। ये ग्राफ दिया हुआ है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, और इधर सन दिया हुआ है, और इधर टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना हुआ है। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, तो उच्चतम वृद्धि के लिए यहाँ पहले 2013-14 और 14-15 का देखेंगे, तो यहाँ पे वृद्धि क्या है, तो यहाँ पे तो कम हो रहा है उत्पादन।
फिर 14-15, 15-16 का बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 16-17, 15-16 और 16-17 में बढ़ रहा है 12, और यहाँ पे बढ़ रहा है 11, और यहाँ पे बढ़ रहा है 10, और 2019-20 और 20-21 में बढ़ रहा है 5। तो सबसे अधिक वृद्धि हो रही है 12 में, तो 2016-17। तो सबसे अधिक वृद्धि हो रही है 2016-17 में, 53 से 65 हो जा रहा है, 12 का अंतर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर 2016-17। अब अगला प्रश्न है 87 नंबर। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन का प्रतिशत बढ़ गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया है पूछा है। तो पहले 4 वर्षों में टोटल देखेंगे, पहले 4 वर्षों में देखेंगे कितना टोटल हो रहा है उत्पादन। तो 1, 2, 3, 4 इन सबको चारों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 56 + 51 + 53 + 65 इक्वल टू आ जाएगा 225 मीट्रिक टन। और अंतिम 4 वर्षों का जब जोड़ेंगे इसको 76 + 58 + 68 + 73, तो ये आ जाएगा अंतिम 4 वर्षों का 275। अब कितना वृद्धि हुई है, तो इसमें वृद्धि हो रही है 50 की, 225 से 275 हो गया, तो वृद्धि हो जा रही है 50 की। और कितने में से पहले के 4 वर्षों में से पूछ रहा है, तो 225 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये काट देंगे, 25 दूना 50, 25 9 225, ये 200/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 22.2। तो जिस विकल्प में 22.2 रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 22.2 ऑप्शन बी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22.2। अब प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो औसत उत्पादन के लिए सभी टोटल ऐड करेंगे। अभी हम लोगों ने ऐड किया था, शुरू के 4 वर्षों का 225 था, बाद के 4 वर्षों का 275 था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे 8 वर्षों का निकल जाएगा, ये आ जाएगा 500। ये 500 आ गया। अब 8 वर्षों का औसत निकालना है, तो 500 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5 मीट्रिक टन। तो 62.5 मीट्रिक टन ऑप्शन बी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। अब प्रश्न नंबर 89 है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष रही। तो इसको हल करने के लिए एक बार फिर देखते हैं ग्राफ को। तो सबसे अधिकतम घटक पूछ रहा है, तो इसमें घट रहा है, तो करीब इसमें आएगा 5 का अंतर है, यहाँ पे है पूरा करीब 20-2 22 का अंतर हो जा रहा है, 22 का 18 का अंतर हो जा रहा है। और हर जगह वृद्धि हो रही है, तो सबसे अधिक अंतर यहीं पे हो रहा है। तो हम परसेंटेज में भी निकालेंगे तो इसी में ज़्यादा सबसे अंतर पाया जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2018-19। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है 2018-19, तो ऑप्शन ए में है 2018-19, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 90। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 की उत्पादन का था। 2014-15 में देखेंगे कितना उत्पादन है। 2014-15 में उत्पादन है 2014-15 में 51 है, और 2014-15 में उत्पादन है 51, और पूछा है 2019-20 का उत्पादन है। 2019-20 का एक बार देख लेंगे कितना है। 2019-20 ये रहा, इसका उत्पादन है 68। तो 2019-20 का उत्पादन है 68। तो पूछ रहा है इसमें, तो 2014-15 में कच्चे उनके उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो कितना अनुपात में था ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऊपर का 51, नीचे का हो जाएगा 68। 2014-15 और 19-20 का अनुपात। अब इसको जब काटेंगे तो 17 से 12 से जाएगा, 17 3 51, 17 चौक 68, तो 3/4,
3/4 है, 3/4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 91 से 95 तक के लिए निर्देश दिया है, तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया हुआ है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और ये सेल्समैन है A B C D E और टोटल सबका दे दिया है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 91। किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो अधिकतम वृद्धि के लिए देखेंगे C का, तो इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, C का पूछ रहा है, सबका अलग अलग डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1600 आएगा, इसका इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 400, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 900, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 300, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 600। तो सबसे अधिक डिफरेंस यहीं पे आ रहा है 1600 का, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सन है? 2016, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016, ऑप्शन ए। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 92। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो बी का कमीशन पूरा निकालेंगे 2018 में बी का कमीशन है 2018 में बी का कमीशन है 28,000, बी का कमीशन है 28,000 और उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग पांचों सेल्समैन के पूछा है, तो पांचों सेल्समैन का कुल निकालेंगे, पांचों सेल्समैन का ऐड करेंगे ये 2018 का ये पाँचों का ऐड करेंगे तो 1,46,960 दिया हुआ है। तो अब इसमें पूछ रहा है प्रतिशत, तो इसको कर देंगे 28,000 बट्टा टोटल कितना है सबका 1,46,960। अब इसमें प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.05। देखेंगे किस विकल्प में है, 19.05 विकल्प नंबर ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19.05। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसके लिए इसके अंतर्गत 2018 में से 2000 कितना पूछ रहा है 15, 2018 में से 2015 को माइनस करना है, सब इसमें से सबका अलग अलग जिसका जो इसका सबसे अधिक अंतर होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। उच्चतम वृद्धि पूछा है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ए का अंतर आएगा, ए का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 2450, बी का निकालेंगे तो बी का आएगा 1150 और सी का निकालेंगे तो ये आएगा 2900 और डी का निकालेंगे तो ये आएगा 2210। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक है 2900 सी का, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी और ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा और सी का सबसे अधिक उच्चतम वृद्धि दर्शाएगा। ई का हम लोग इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि ये अब ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो वह होगा ही नहीं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसको हल करने के लिए हर वर्ष का निकालेंगे अलग अलग सबका, तो इसके लिए सबसे पहले 2017 का निकालेंगे, जो सबसे अधिक पाया रहेगा और जो सबसे न्यूनतम पाया रहेगा उसका अंतर निकालेंगे। इसी तरह 2018 का निकालेंगे जिसका सबसे अधिकतम होगा कमीशन और जिसका सबसे न्यूनतम कमीशन होगा उसको निकालेंगे। इस तरह 2019 का निकालेंगे, 2020 का निकालेंगे, तो इस तरह निकालेंगे तो जो आएगा सबसे पहले अगर 2017 का निकालेंगे
देखते हैं 2017 का जब निकालेंगे तो इसमें जो सबसे अधिकतम कमीशन है 29,800 और न्यूनतम कमीशन है 25,200। तो इसका अंतर जब निकालेंगे तो ये आएगा 4600। इसी तरह 2018 का निकालेंगे। 2018 में सबसे अधिकतम है 30,060 और न्यूनतम है 28,000। इसका अंतर आएगा 2,060। इसी तरह 2019 का जब निकालेंगे इसका मैक्सिमम है 29,800 और न्यूनतम है 24,600। इसका अंतर आ जाएगा 5,200। अगला है 2020 का अंतर निकालेंगे तो मैक्सिमम इसमें है 32,000 और न्यूनतम है 27,000। इसका आंसर अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। तो सबसे अधिक जो अंतर आया है वो है 5200 2019 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019 ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2019। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन हम लोग देखेंगे कितना है। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन है 29,800। ये रहा 29,800 और सेल्समैन ए द्वारा अर्जित कमीशन है 2019 में 24,600। तो इसको निकालना रहेगा तो करेंगे 29,800 ऊपर में डी का कमीशन रहेगा, नीचे में ए का कमीशन रहेगा 24,600 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 121.14%। तो अब हम विकल्प पे देखेंगे किसमें है 121.14%। तो पहला विकल्प में है 18, दूसरे में 21, तीसरे में है 52 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे विकल्प में कोई नहीं मिल रहा है 121.14%। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब अगला है निर्देश 9600 तक के लिए दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या दी हुई है और ये अलग अलग महीने दिए हुए हैं और ये किस ब्रोकर में खोला गया है खाता वो दिया हुआ है और ये सब उनकी संख्या दी हुई है। तो इसके लिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। इसका प्रश्न 96 है। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो इसको हल करने के लिए जून, सितंबर, अगस्त, मई के सभी का अलग अलग खुले खातों का औसत निकालेंगे कितना औसत हो रहा है। तो जून में पूरे का ऐड करेंगे और उसका औसत निकालेंगे, पूरे ऐड करेंगे तो ये आएगा 133/4 हैं तो 4 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए तो ये आ जाएगा 33.25। इसी तरह जून के बाद सितंबर का निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये आएगा 200/4, ये 50 आएगा। अब अगस्त का निकालेंगे, अगस्त का ये टोटल ऐड करेंगे तो 180 होगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। और मई का निकालेंगे तो ये 112 आएगा टोटल, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो सबसे अधिक आ रहा है 50, 200/4 50। ये सितंबर महीने का है तो हमारा उत्तर हो जाएगा सितंबर। देखेंगे कौन से विकल्प में है। तो विकल्प बी में सितंबर दिया हुआ है तो तब विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। अगस्त में खुले खातों की संख्या में जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इसके लिए अगस्त में खुले खातों की संख्या देखेंगे। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या है, अगस्त में टोटल ऐड किए हैं तो 180 आया। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या 180 और फिर
जून में खुले खातों की संख्या निकाल देखेंगे। जून में खुले खातों की संख्या है 133। अब इसमें अगस्त में खुले खातों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है? 47 अधिक है 133 से इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.3। देखेंगे किस विकल्प में 35.3 दिया हुआ है, तो इसमें 35.3 दिया हुआ है विकल्प बी में, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। मई से सितंबर तक एंजल की बात कर रहा है, में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ग्राफ देखते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में टोटल कितने खाते खुले हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 208। अब इसी तरह जीरोधा में पूछा है, कहा है, तो जीरोधा का जब टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 200। हम दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात के लिए कर देंगे 208/200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.04। तो देखेंगे किस विकल्प में 1.04 दिया हुआ है, तो ये विकल्प ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1.04, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 99 है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो सभी खातों का हम लोग महत्तम निकालेंगे, सभी खातों का औसत संख्या निकालेंगे, कितनी है देखेंगे ग्राफ को एक बार फिर से। तो एंजल में खुले खातों की संख्या है 208, शेर खान में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 147, और जीरोधा में है 200, और ट्रेड बुल में है 232। तो सबसे अधिक आ रहा है 232 ट्रेड बुल में, तो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या सर्वाधिक है। तो ट्रेड बुल देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ट्रेड बुल दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या है 232, और शेर खान में खुले खातों की संख्या है, शेर खान ये रहा 147। अब देखेंगे कि कितना अधिक है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या कितना अधिक है निकालेंगे, 232 में 147 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 85। और पूछा हुआ है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो ये पूछ रहा है शेर खान के खातों की तुलना करके पूछ रहा है, तो ये 85 हो जाएगा बट्टा 147 गुणे 100। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57.82। तो देखेंगे किस विकल्प में 57.82 है, तो विकल्प ए में 57.82 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पेट 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।